वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिस अनुच्छेद के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो अनुच्छेद है आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपनी रिट पिटीशंस के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत दी गई हैं। देखो, जो आर्टिकल 32 है, इस आर्टिकल 32 के हमने डिस्कस किया था कि मुख्यतः 4 इसके उपखंड हैं, 4 इसकी क्लॉजेज हैं। जैसे 32 का जो खंड 3 है, 32 क्लॉज 3, इसमें यह प्रावधान है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाकर 32(1) में दिए गए और 32(2) में जो दिए गए उसमें सुप्रीम कोर्ट की किसी भी शक्ति को किसी दूसरे न्यायालय को सौंप सकती है। ये 32(3) बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी विधि बनाकर, कोई भी लॉ बनाकर 32(1) और 32(2) के अंतर्गत जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं उन्हें किसी दूसरी अदालत को भी सौंप सकती है, ताकि वो जो अदालत है वो इन शक्तियों का जो यूज़ है वो अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर कर सके, ताकि वो इनका यूज़ कर सके अपने ज्यूरिसडिक्शन के भीतर। और ऐसी जो कोई कानून सुप्रीम कोर्ट से हटाकर किसी दूसरे न्यायालय को सौंपा जाएगा 32(3) के तहत, इससे सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 32(1) और 32(2) क्या हैं? 32(1) और 32(2) ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को भी अलग अलग रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 32(3) के तहत, आर्टिकल 32 क्लॉज 3 के तहत संसद किसी भी न्यायालय को फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। ये हमने पढ़ लिया। लेकिन एक बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून बनाया नहीं गया है। अनुच्छेद 32(4) क्या बोलता है? अनुच्छेद 32 खंड 4 के अनुसार ये जो आर्टिकल 32 है जिसका संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, इसको सुरक्षा दी गई है, इसको सिक्योर किया गया है। 32(4) ये बोलता है कि जो अधिकार दिए गए हैं 32 के तहत, उन्हें केवल जो प्रोविजंस दिए गए हैं केवल उनके अनुसार ही सस्पेंड किया जाएगा। केवल दिए गए प्रावधानों के तहत ही निलंबन होगा इस अधिकार का, 32 का, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। जैसे जो आर्टिकल 359 दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें यह कहा गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी तो प्रेसिडेंट के आदेश के द्वारा जो मूल अधिकार होंगे उनको निलंबित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो हैं इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी आर्टिकल 359 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता। तो इस तरह की बातें 32 खंड 4 बताता है। तो ये कुछ काइंड ऑफ बेसिक हमने डिस्कस किया। अब हम अपने मूल टॉपिक की तरफ लौटते हैं जिसका नाम है मैंडेमस या परमादेश। जो भी उपचारों के अधिकार या जो रिट पिटीशंस हम पढ़ रहे थे, हमने एक रिट पढ़ी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। आज हम दूसरी रिट पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है परमादेश यानी मैंडेमस। देखो, परमादेश का आप संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद बैठेगा परम प्लस आदेश, यानी ऐसा आदेश जो बहुत ही परम प्रकृति का हो, बहुत ही टॉप लेवल का आदेश जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं, जो लोक प्राधिकारी होते हैं, उन्हें अपने जो उचित ड्यूटीज़ हैं उनका पालन करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए, ये उन्हें कहा जाता है, ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। अच्छा देखो, यह जो आदेश होता है ये सिर्फ जो सरकारी पद पर काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, सार्वजनिक पद पर पब्लिक ऑफिस में जो बैठने वाले लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, सिर्फ उनके लिए, उनके ही अगेंस्ट जारी नहीं किया जाता, बल्कि जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, जो अदालतों में लोग बैठे हैं,
उनके लिए भी जारी किया जाता है या किया जा सकता है। मतलब केवल ब्यूरोक्रेसी के लिए जारी नहीं होता, बल्कि जुडिशरी के लिए भी जारी हो सकता है। लेकिन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट बंदे के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता इस मैंडेमस को। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर किसी ऑफिसर के द्वारा कोई अपने विवेक के अनुसार, अपने डिस्क्रेशन के मुताबिक कोई काम करना हो, तो उस कंडीशन में भी ये परमादेश या मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश तब जारी किया जाता है जब अदालत को ऐसा लगता है कि कोई पब्लिक ऑफिस में बैठा कोई ब्यूरोक्रेट या कोई जज किसी सबऑर्डिनेट अदालत में बैठा, वो अपने कानूनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहा है, या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो संवैधानिक उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका पालन नहीं कर रहा, और इस वजह से किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो इस कंडीशन में मैंडेमस जारी किया जा सकता है। तो होपफुली इन सारे पॉइंट्स पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम जिस रिट की तरफ चल रहे हैं उस रिट का नाम है अधिकार प्रच्छा यानी को वारंटो। देखो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार के तहत, अंडर व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार के तहत। किसी भी सरकारी पद या उससे जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं उनका अगर वैलिडिटी देखनी हो, उनकी वैधता देखनी हो कि जिस पद पर वो बैठे हैं वो उचित उस पद पर बैठे हैं, कहीं गलत तरीके से तो उन्होंने वो पद धारण नहीं कर लिया, इसके लिए को वारंटो रिट जारी की जाती है। जब ये रिट जारी होती है तो जो कोर्ट होता है वो किसी भी पब्लिक ऑफिस में काम कर रहे किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, किसी भी ऑफिसर से ये पूछ सकता है कि वह किस अधिकार के तहत काम कर रहा है। कि किसी भी सार्वजनिक पद पर कार्यरत लोक प्राधिकारी से पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से काम कर रहा है, और अगर वो अपने पद पर, अपनी कुर्सी पर बैठने का जो उसकी औचित्य है, अगर वो जो उसकी रीजनिंग है, अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता, यानी अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है उस पद पर बैठने की और वो सिद्ध नहीं कर पाता, तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। देखो, इस रिट की शर्त यह है कि जो पोस्ट है वो पोस्ट पब्लिक ऑफिस होनी चाहिए, सार्वजनिक पद होना चाहिए, सरकारी पद होना चाहिए, और किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए। वो पद किसी के प्लेजर पर नहीं होना चाहिए। प्रसाद पर्यंत क्या होता है? जैसे गवर्नर का पोस्ट, गवर्नर का पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरीके का पद ना हो। तो किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठे व्यक्ति से पूछा जा सकता है रिट के माध्यम से कि किस अधिकार के तहत आप इस ऑफिस में हैं, क्या आप सारी क्वालिफिकेशंस पूरी कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देता तो कोर्ट उसको हटा भी सकता है, हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट जिस रिट की तरफ हम चल रहे हैं उस रिट का नाम है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, बैन करना। प्रतिषेध एक जुडिशियल रिट है, एक न्यायिक रिट है। यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से निचले जो अदालतें हैं या जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके विरुद्ध ये जारी कर सकता है, और ये एक तरह से एक नेगेटिव एक रिट है, यानी इसमें नेगेटिविटी छिपी हुई है, यानी ये एक निषेधाज्ञा है, यानी ये बैन करने वाला रिट है, प्रतिबंध लगाने वाली रिट है। अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल अपनी जो उसकी पावर है, जो उसका अधिकार है, जो उसका जुरिस्डिक्शन है, उससे बाहर जाकर काम करता है या किसी लॉ को वायलेट करता है, अपनी पावर से बाहर जाकर काम करता है या किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो वो जो न्यायिक कार्रवाई अंजाम दे रहा है वो अदालत या वो ट्रिब्यूनल, उसको रोकने के लिए प्रतिषेध की रिट जारी होती है, जो प्रोहिबिशन की रिट है जारी होती है। ये जो रिट है अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो उसके विरुद्ध जारी नहीं होती, किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं की जाती ये वाली रिट, बल्कि जुडिशियल ऑफिसर्स के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। तो ये इसलिए रिट जारी होती है ताकि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं निचली अदालतों में बैठे हुए, वो अपनी सीमा के भीतर रहकर ही काम करें, जो उन्हें अधिकार दिया गया है, जितने उनकी पावर्स हैं वो उसे क्रॉस ना करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिट तब जारी की जाती है जब कार्रवाई चल रही हो, यानी निर्णय ना आया हो, कोई डिसीजन ना दिया गया हो उस मामले में अदालत के द्वारा, निचली अदालत के द्वारा, तब प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। अगर निर्णय आ चुका है
तब निर्णय आने के बाद के लिए रिट नहीं है प्रोहिबिशन, बल्कि निर्णय आने से पहले की रिट है। इस बिंदु को समझने की आप कोशिश कीजिए। तो ये प्रतिषेध की रिट है। नेक्स्ट जिस रिट पर हम चर्चा करने चल रहे हैं उस रिट का नाम है उत्प्रेषण, सर्ट्यूरेरी। उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूरेरी। देखिए, उत्प्रेषण भी एक न्यायिक रिट है, एक जुडिशियल रिट है। और इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी निचली अदालतों को या ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट इसको जारी करता है। अगर कोई हाई कोर्ट, अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार से बाहर जाकर काम करता है और कार्रवाई हो चुकी है, डिसीजन आ चुका है, तो तब उसको रोकने के लिए, उसने जो डिसीजन दिया है उसका जो प्रभाव है उसे कैंसिल करने के लिए, उसे स्थगित करने के लिए ये सर्ट्यूरेरी रिट जारी की जाती है। यानी ऐसा माना जाता है कि इससे जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उसका उल्लंघन हुआ है। तो देखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण यानी जो प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूरेरी, ये जो दोनों रिटें हैं ये दोनों जुडिशियल रिटें हैं, दोनों न्यायिक रिटें हैं। दोनों में ये समानता है। इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट या अपने जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अगेंस्ट जारी करता है। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सारे दस्तावेज जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें अपने पास मंगवा सकता है, उनकी जांच कर सकता है। लेकिन दोनों रिटों में जो मेन डिफरेंस है उसे आप समझें, समझने की आप कोशिश करें कि प्रतिषेध की जो रिट है, जो प्रोहिबिशन की रिट है, ये उस वक्त जारी की जाती है जब किसी मामले में सुनवाई जारी हो, यानी डिसीजन ना दिया गया हो। किसी मामले में किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने या किसी ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई चल रही हो, उस पर कोई आदेश ना दिया गया हो। दूसरी तरफ जो सर्ट्यूरेरी रिट है, जो उत्प्रेषण रिट है, ये उस टाइम जारी की जाती है जब किसी निचली अदालत या किसी ट्रिब्यूनल ने न्यायिक कार्रवाई कंप्लीट कर ली हो और डिसीजन दे दिया हो। तो ऐसे में ये माना जाता है कि किसी का अधिकार या जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो ये रिट जारी की जाती है, सर्ट्यूरेरी। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हम कई बार पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, उसके साथ सुनवाई में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर सुनवाई में भेदभाव हो रहा है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, उसका पक्ष नहीं सुना जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत के विरुद्ध ये बात है। तो ये सर्ट्यूरेरी रिट हमने डिस्कस किया। इसके पश्चात हम कुछ एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के। जैसे एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 33 का। आर्टिकल 33 का संबंध किससे है? इसका संबंध देखिए सेना विधि से है। इसका संबंध जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं उनसे है। 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर ये तय कर सकती है कि जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी जो है वो किसी आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, जो खुफिया एजेंसी हैं उनके लिए रद्द ना किया जाए या किस लेवल तक रद्द किया जाए। मतलब आप इसको मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि आर्टिकल 33 ये बोलता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स उनके लिए नहीं हैं। किसी खुफिया एजेंसी के लिए या किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे सीआरपीएफ, तो उन पर ये लागू नहीं होते हैं। और उनको किस हद तक उनके लिए फंडामेंटल राइट्स को लागू करना है ये तय होता है 33। तो सशस्त्र बलों के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी तो देखिए ड्यूटी बॉर्डर पर भी लग सकती है। और आर्टिकल 21 मान लीजिए बोलता है जीवन का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। तो कल तो कोई भी आर्मी का सदस्य कह सकता है कि मैं बॉर्डर पर नहीं जाऊंगा, मेरा तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 खतरे में है। तो ये उनके लिए नहीं है। तो किस सीमा तक, किस लिमिट तक इनको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, आर्टिकल 33 ये बातें बताता है। 34 का संबंध मार्शल लॉ से है। मार्शल लॉ का समकक्ष भारत में एक कानून है आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक मार्शल लॉ है। तो अनुच्छेद 34 संसद को पावर देता है कि वे इंडिया के किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ अगर लग जाए, अगर आफ्स्पा लग जाए, तो वो आर्मी को मान्यता दे सकता है कि वो मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है इस कानून के तहत। सेना देखिए, जब कहीं आतंकी गतिविधि किसी जगह होती है या नक्सली गतिविधि किसी राज्य में हो रही है, तो वहाँ आर्मी को विशेष पावर देनी पड़ेगी।
जब विशेष पावर देनी पड़ेंगी तो वहाँ पर निश्चित तौर से जनता के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, थोड़ा या अधिक। तो उस कंडीशन में सेना के विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता कि मूल अधिकारों का सेना ने हनन कर दिया, तो यहाँ भी मूल अधिकार थोड़ा सा निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को देता है। ये बोलता है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है। देखो, कानून कैसा बनाएगी? मूल अधिकारों के बारे में किसी मूल अधिकार को लागू करने के लिए पनिशमेंट देने के संबंध में, दंड देने के संबंध में संसद कानून बना सकती है, यानी अपराध घोषित कर सकती है। किसी भी मूल अधिकार को अगर लागू करना है उसको कौन कर सकती है? संसद। जैसे अनुच्छेद 17 हमने पढ़ा था, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट राइट है, अस्पृश्यता के विरुद्ध। तो अगर जो निम्न जातियां हैं, अगर उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो 1989 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट का उल्लंघन होने पर दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक आपराधिक कानून है जिसे 35 के तहत पार्लियामेंट ने बनाया और केवल फंडामेंटल राइट के लिए बनाया, यानी आर्टिकल 17 के लिए बनाया। तो आपराधिक विधि बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करने चल रहे हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि पार्लियामेंट को राइट है कि वो पार्लियामेंट को राइट है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो क्या फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन हो सकता है? तो संविधान में संशोधन करने के प्रावधान आर्टिकल 368 बताता है संविधान का। आर्टिकल 368 संसद को ये शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह काफ़ी टाइम से एक कंट्रोवर्सी रही है। 1951 में एक केस था शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बनाम भारत सरकार, बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है, आप ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 368 के अधीन संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसमें मूल अधिकार भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये शंकरी प्रसाद केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में। इसके बाद एक और केस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर गया, सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस का पूरा नाम है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस शंकरी प्रसाद वाले डिसीजन को ही उचित ठहराया और ये कहा कि अगर संविधान निर्माता मूल अधिकारों में संशोधन ना करना चाहते तो ऐसा कुछ लिख तो देते। वो ऐसा उन्होंने कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन बाद में 1967 का एक फेमस केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को पलट दिया और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल अधिकार वाला चैप्टर है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संसद के संशोधन की शक्ति से बाहर हैं। संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान की अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की बात की गई है, इसमें केवल संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, केवल प्रोसेस का वर्णन है। इसको ध्यान से आप समझिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया है, केवल प्रोसेस है, संशोधन करने की शक्ति नहीं है, ये कहा। और ये कहा कि अनुच्छेद 13 तो ये बोलता है ना कि संसद ना तो मूल अधिकारों को कम कर सकती है, ना ही उन्हें छीन सकती है। तो इस तरह से संसद पर यह बैन कर दिया कि वो मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। अब ये काफ़ी विचित्र स्थिति हो गई। शंकरी प्रसाद केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह केस में भी कहा था कि यस कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ केस में कहा कि नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, शक्ति का नहीं। इसलिए संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 13 ये बोलता है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अनुच्छेद 13 ये बोलता है कि संसद ना तो मूल अधिकारों को खत्म कर सकती है, ना कम कर सकती है, ना छीन सकती है, इसलिए मूल अधिकारों में कोई संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये काफी विचित्र स्थिति हो गई। गोलकनाथ का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, 24वें एक संविधान संशोधन लेकर आई पार्लियामेंट, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। क्योंकि संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट सकती है अगर मेजॉरिटी के साथ प्रस्ताव पारित कर दे, तो संविधान संशोधन लेकर आई। 24वां संविधान संशोधन था। इसमें कहा गया, अनुच्छेद 13 में संशोधन कर दिया गया इसके द्वारा, और 13 ये बोलता है कि ना तो संसद मूल अधिकारों को कम कर सकती है ना छीन सकती है, तो 13 को ही संशोधित कर दिया। और 13 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, और अगर ऐसा कोई संशोधन पारित होता है तो वो 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 खंड 2 में जो विधि शब्द है वो विधि उसके अंतर्गत नहीं आएगी। तो ये सब हुआ गोलकनाथ केस के बाद। इसके बाद एक फेमस केस है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का केस है 1973 का, 1973 का। इसमें इस संशोधन को चुनौती दी गई, इस 24वें संशोधन को। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये जो एक्ट बना था इसको तो मान लिया, यानी जो संशोधन पारित हुआ था इसे तो मान लिया, लेकिन संसद जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती थी उसको एक लिमिट कर दिया, एक उसकी सीमा तय कर दी, एक उसकी परिधि तय कर दी। और ये कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि संसद जो संविधान में संशोधन करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन ये जो संविधान संशोधन की शक्ति है 368 के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीमित है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जोड़ दी कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता हो, यानी मूल ढांचे को बदलने का या संशोधित करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो संसद के पास भी नहीं है। और अब ये मूल ढांचा क्या है, ये आधारभूत ढांचा क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये मूल तत्व क्या है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मूल ढांचे में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसे संसद भी बदल नहीं सकती। 1980 का फिर इसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस 1980। इस मामले में न्यायालय ने संसद के द्वारा संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति को मान लिया कि ठीक है, संसद किसी भी संविधान के हिस्से में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी कर सकती है। लेकिन ये कहा कि जब भी संसद संविधान के किसी हिस्से में संशोधन करेगी तो हम ये देखेंगे कि वो संविधान के अनुसार हुआ या नहीं हुआ, यानी संसद के द्वारा किए गए संशोधन की संवैधानिकता को हम जांचेंगे। और अगर हमें लगेगा कि ऐसा संशोधन संविधान के विपरीत है, संविधान के अगेंस्ट है, तो हम उसे जीरो डिक्लेयर कर देंगे, हम उसे निरस्त कर देंगे। ये कहा मिनर्वा मिल्स केस में। और इसी में 42वें संविधान संशोधन आया था, तो उसमें 368 में 2 खंड जोड़े गए थे, 4 और 5, इन्हें कैंसिल कर दिया और इस तरह से पटाक्षेप कर दिया उस बहस का जो चली आ रही थी शंकरी प्रसाद केस से। तो फिलहाल की सिचुएशन में आपको शॉर्ट में इस सारा ये जो हमने डिस्कशन किया, इन सारे केसेस का, शंकरी प्रसाद का, सज्जन सिंह का, गोलकनाथ का, केशवानंद भारती का, मिनर्वा मिल्स का, इन शॉर्ट में आप ये बता देता हूं आपको, और आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान स्थिति ये है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है 368 के तहत, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बदल नहीं सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णयों में स्पष्ट किया, जिसे हम आगे चलकर और डिस्कस करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि आर्टिकल 32 के तहत कौन कौन सी रिट आती हैं
आर्टिकल 33 क्या है, 34 क्या है, 35 क्या है और क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, इसका जवाब हमने वर्तमान में क्या सिचुएशन है, यस हो सकता है, ये हमने क्लियर कर लिया। हमने ये सारे केसेस भी क्लियर कर लिए। अब हमें दो आर्टिकल्स छोटे छोटे पढ़ने हैं जिनका संबंध मूल अधिकारों से ही कहीं ना कहीं आकर के मिलता है। देखो आर्टिकल 358 ये बोलता है, आर्टिकल 358 और 359 इसमें आपातकाल की बातें की गई हैं। इमरजेंसी, भारत के संविधान में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो इमरजेंसी के बारे में एक अलग भी चैप्टर आएगा, हम पढ़ेंगे। फिलहाल 358-59 की बात हम करेंगे। आर्टिकल 358 बोलता है कि अगर इमरजेंसी लगाई जाती है और वो ऐसी लगाई जाने वाली इमरजेंसी युद्ध के आधार पर लगती है या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, इन दो ग्राउंड में से किसी एक के आधार पर लगती है, युद्ध के आधार पर देश में इमरजेंसी लगाई जाए या बाह्य आक्रमण की वजह से लगाई जाए, तो आर्टिकल 19 जो मूल अधिकार का है, इसमें जितनी आज़ादियाँ दी गई हैं, जितनी फ्रीडम्स दी गई हैं, वो ऑटोमेटिक निलंबित हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाएंगी वो, अगर इमरजेंसी लगेगी युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर। ये कहता है 358। 359 क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर इमरजेंसी लगी होगी, 359 ये कहता है कि अगर इमरजेंसी लगी होगी तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 को सस्पेंड नहीं कर सकता, 21 को निलंबित नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अदालत के द्वारा लागू कराने का जो अधिकार है उसको निलंबित करने का आदेश दे सकता है प्रेसिडेंट। यानी 20 और 21 किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होंगे, चाहे कितनी भी इमरजेंसी लगा दी जाए, ये बोलता है 359। तो 358 हमने पढ़ लिया और 359 भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 32 को विस्तार पूर्वक समाप्त कर लिया। इसके बाद के आर्टिकल को हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।